गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए चलिए आज हम लोग चलते हैं जर्मनी की ओर, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है ये जर्मनी। और क्या बात यहाँ पर हुई, क्या घटनाएं हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आप जानते होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, कि पूरा विश्व जो है दो भागों में, दो पावरफुल शक्तियों में बढ़ चुका था, जिसमें एक जो ब्लॉक था वो था एलायंस पावर और दूसरा कौन था, एक्सिस पावर। और एक्सिस पावर को उसमें हार हुई थी। लेकिन इसके पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आपको कि एक बसंत ऋतु का समय है, स्प्रिंग सीजन है। एक बच्चा हेलमेट अपने घर में सोया हुआ है और आप लोग घर में जब सोए रहते हो और सोए रहते हो, जगे रहते हो और पापा मम्मी क्या क्या बात कर रहे हैं आप सुनते रहते हो। उसी तरह हेलमेट के पापा अपनी पत्नी से क्या है, वो एक डॉक्टर हैं और वह बात कर रहे हैं कि मन करता है कि पूरे परिवार को मार डालूं या स्वयं अपने को मार डालूं। ये बात सुन करके हेलमेट डर जाता है, बोलता कुछ नहीं है, बस बेड पर रहता है। उसका देखता है कि उसके पिताजी दूसरे दिन उसे बाग में ले जाते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। और प्यार होता तो हो क्या पापा को आज बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे बाग में गार्डन में घुमा भी रहे हैं और छोटे छोटे पोएम भी सुना रहे हैं। और बाद में पता चलता है दूसरे दिन वो अपने को गोली मार लेते हैं, ऑफिस में मर जाते हैं। हेलमेट जो है इस चीज को देखता है, उसके मन में डर समा जाता है, भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हेलमेट के पिता जो थे ये सपोर्टर थे, किसके, नाजी के, नाजियों के सपोर्टर थे, हिटलर के सपोर्टर थे। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो फिर जर्मनी की हार हुई थी। तो वो हार में बहुत से कारण थे जिसको उसने क्या किया, जो आगे चलकर इस तरह के स्टेप लेने के लिए बढ़ाया। तो क्या क्या कारण थे भाई, किस तरह जर्मनी जो है प्रतिशोध की भावना में जलने लगा था। क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ही था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, क्यों हुआ भाई, उसके क्या कारण थे। तो पहले हम जानेंगे कि भाई जर्मनी में नाजीवाद के विकास के क्या कारण थे, नाजियों का विकास कैसे हुआ। तो आप देखोगे, ध्यान दोगे तो मैंने यहां पर लिखा भी है कि कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर इन जर्मनी। कैसे यहां पर हिटलर का विकास हुआ, जर्मनी में नाजियों का विकास हुआ। तो पहला है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उस समय पर जर्मनी में जर्मन इंपायर का जो शासक था, जो कंजर्वेटिव था, वो शासन कर रहा था। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ जर्मनी हार गया, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी। कहां पर, जर्मनी में, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइमर रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। और जर्मनी के पार्लियामेंट को हम रेनस्टैग कहते हैं, कहते हैं रेनस्टैग के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है प्रोपोर्शनल वोटिंग के माध्यम से इसमें लोगों का चुनाव किया गया और वही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। और यह लोकतांत्रिक सरकार पर ही सारे युद्ध का जो क्या कहोगे इल्जाम जो था वो थोप दिया गया, किस पर, वाइमर रिपब्लिक पर ही। जबकि वाइमर रिपब्लिक का कोई योगदान था इसमें, बेचारे तो अभी अभी बना था। लेकिन अब जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद ये कहा गया कि जर्मनी ने ही चूंकि युद्ध शुरू किया था तो इसलिए युद्ध का सारा हर्जाना जर्मनी को ही देना पड़ेगा, जर्मनी को ही देना पड़ेगा। और क्यों ना एलाइज पावर सोचे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया जाए। अब मान लीजिए आप ही लोग हो
और आपसे मैं कोई जबरदस्ती क्या कर लूं, कोई बात करवा लूं, मनवा लूं, मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानोगे? मान तो आप लोगे निश्चित है, लेकिन कहोगे कि पांडे सर मौका मिलेगा तो बता देंगे कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे। होगा ना ऐसी बात? जबरदस्ती किसी से काम, दबाव में डालकर किसी से काम नहीं करवाया जा सकता है। वही स्थितियां यहां पर हुई। अब वाइबर एम्पायर ने क्या कर लिया, एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, देखो मैंने लिखा है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ तो वर्साइल में एक संधि हुई और संधि के अनुसार कहा गया कि चूंकि जर्मनी जो है युद्ध का सबसे बड़ा क्या है कारण है, इसलिए क्या किया जाए, पारादीस को सेना विहीन कर दिया गया। इसके बहुत से भाग को बने, जो टेरिटोरी थे, जो उपनिवेश थे, सब छीन लिए गए और फ्रांस अब तो और भी जो देश थे उनको बांट दिया गया। जर्मनी का जो आयरन वेल्ड जो था, आयरन कोल जो एरिया था, वो भी जर्मनी और अन्य देशों को जो है दे दिया गया और इस पर $6 मिलियन जो है क्या लगा दिया गया, युद्ध खर्च लगा दिया गया, थोप दिया गया कि देना ही पड़ेगा। अब बताओ कि ऐसी स्थिति में ये जर्मनी दे कमा सकता था, और इससे जो है और ये किसको देना पड़ता, वाइमर रिपब्लिक को, जिससे वाइमर रिपब्लिक जो है एकदम कर्ज में के बोझ में दब गया। और जब कर्ज के बोझ में दब गया तो लोग इल्जाम किस पर लगाएंगे, लोग जो है वाइमर एम्पायर से ही, वाइमर रिपब्लिक से ही घृणा करना शुरू कर दिए। अब एक बात आ गई, दूसरा देखोगे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड का इफेक्ट क्या हुआ, तो जर्मनी तो गया है बेचारा। अब जितने भी यूरोपीय देश थे जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, उस समय तक यूरोप के जितने भी देश थे बहुत शक्तिशाली थे, पैसे वाले थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि युद्ध जो इतना दिन तक चल पाएगा। परिणाम ये हुआ जितने भी उनके रिसोर्स थे, संसाधन थे, सब क्या हो गए, खर्च हो गए। और आज वो यूरोप जो कर्जदाता देश था, अब वो कर्ज लेने वाला देश बन गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से और अन्य देशों से, ठीक ना। उसमें अब जर्मनी की हालत तो और पस्त हो गई। जर्मनी ने इससे निपटने के लिए सोचा भाई क्या किया जाए, चलो नोट छापना शुरू कर देते हैं। और जर्मनी के नोट्स को क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं मार्क्स, मार्क कहते हैं, मार्क कहते हैं। परिणाम क्या हुआ कि जर्मनी के रुपये का डिवैल्यूएशन होने लगा और एक डॉलर रुपये का कीमत जो है जर्मनी का रुपये जो है 2400 हो गया और आगे चलकर तो लाखों में चला गया है। लाखों से भाई लाख रुपए लेकर जाओगे तब जाकर वो $1 होगा। और स्थिति क्या हो गई कि जर्मनी में रुपये का डिवैल्यूएशन इतना हो गया कि लोग गाड़ी पर रुपये भर ले जाते थे और पॉकेट में सामान लाते थे। अब लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, वहां के स्थिति क्या हो गई, बहुत ही दयनीय हो गई। और लोग चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमको इससे निजात दिला दे। तो उसमें एक ही उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ रहा था, वो कौन था, हिटलर था। कौन था, हिटलर था। ये बेटे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नाजी पार्टी ही थी, पहले कोई पार्टी नहीं था जो ऐसा कर दे, लेकिन और इनको जो है सपोर्ट करने वाले, वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले जो थे, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक थे। सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स आर दी सपोर्टर ऑफ वाइमर एम्पायर, देयरफॉर दिस पार्टी इज कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल। और इनको नवंबर क्रिमिनल के नाम से जाना जाने लगा। क्या कहा जाता, नवंबर का अपराधी कहा जाता था। किनको, डेमोक्रेट्स को, सोशलिस्ट को और कैथोलिक वालों को ये कहा जाता था। दूसरी बात क्या हो गई, आप जानते हो कि जर्मनी में यहूदी भी रहा करते थे। कौन रहा करते थे,
यहूदी भी रहा करते थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय यहूदियों ने युद्ध में नहीं लड़ा था। बाई चांस और लड़े होते तो हो सकता है जर्मनी की जीत हो जाए। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो किसी क्लास से, और जिन को रखे हो अपने टीम में, उसमें से एक बच्चा जो है ऑब्सेंट हो गया। जबकि आप खेलने में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ऑब्सेंट हो गया, बीमार पड़ेगा, हो सकता है नहीं आ पाया किस कारणवश, और आपकी टीम हार गई। भगवान न करे आप कभी जिंदगी में हारो, लेकिन आपकी टीम हार गई, तो आप हार का दोष किस पर लगाओगे बच्चों? हार का दोष आप किस पर लगाओगे? उस बच्चे पर लगाओगे ना कि अगर वो आया होता तो हम जीत जाते। वही स्थितियां हुई, वही परिस्थितियां आई कि अगर यहूदी जो है अगर क्या करते, लड़ते, तो आज हमारा जर्मनी जीत जाता। इसलिए जर्मनी जितने भी यहूदी थे उनको मारा गया, सताया गया, बहुत कुछ किया गया जो यहूदियों के साथ। और परिणाम क्या होगा? यहूदी वहां से भागने के लिए विवश हो चुके थे, ये भी बात था। और हिटलर ने क्या कहा कि अगर हमारा शासन आ जाए तो मैं यहूदियों को मार डालूं, मैं स्पार्टनिस्ट को मार डालूं, मैं किसको, जिप्सीज को मार डालूं, मैं जो नंबर क्रिमिनल्स हैं उसको मार डालूं। परिणाम क्या हुआ कि लोगों का भी सोच वही था, और लोग का झुकाव किधर होता गया? हिटलर की ओर होता गया। समझ में रहा है? लोगों का झुकाव। हाँ, बता रहे हैं आपको अभी। हाँ, पावरफुल स्पीकर भी था वो। आगे देखो बेटा कि जैसे मैंने बताया अभी पॉलिटिकल, और इसी समय कहा जाता है कि कभी कभी आग में घी का काम करना। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ गई, आपको याद होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1923 से लेकर 1928 तक, मतलब 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे कर्ज। और किसने? अमेरिका ने उसको बचाने का प्रयास किया। उसने एक पॉलिसी की प्लान किया जिसको कहते हैं दावेस प्लान। दावेस प्लान के माध्यम से उसने जर्मनी को कुछ रुपये में दिए और जो पैसे देना था उसको माफी करने का प्रयास किया। लेकिन 1923 से लेकर 1928 तक लगा कि जर्मनी में भी उद्योगों का विकास होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अचानक स्थिति गड़बड़ हो गई। वो क्या हुई? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। केवल जर्मनी में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, जिसको हम लोग आर्थिक महामंदी के नाम से जानते हैं। और यह चला 1929 से लेकर 1932 तक, समझो 33 तक। क्या हो उसमें भाई कि बहुत से लोग तो इसमें मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से लोग मारे गए थे, और जो काम करने वाले वही भाई सैनिक भी होते हैं। दूसरी बात, उद्योगों में जो सामान बन गए, और भाई लोग बेरोजगार होंगे तो खरीदेंगे कहां से? खरीदेंगे नहीं, खरीद सकते हैं। परिणाम क्या हुआ कि माल बिकना बंद हो गया। जब माल नहीं बिकेगा तो उद्योग धंधा चलाएंगे नहीं चलाएंगे। कृषि में जो सामान था, जो उत्पादन हुआ था, वो बिकना बंद हो गया। परिणाम यह हुआ कि प्रोडक्शन बंद हो गया। प्रोडक्शन बंद होगा तो बहुत से लोग और बेरोजगार होने लगे, और स्थितियां और भयंकर हो गई, नहीं, जिसको हम आर्थिक महामंदी के नाम से जानते हैं। और अमेरिका पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। अमेरिका जो दूसरे को कर्ज दिया था वो अपना पैसा लेना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। लेकिन आगे चलकर अमेरिका में ही 1933 में क्या किया गया? 1933 में एक न्यू डील पॉलिसी लाई गई, जिसके माध्यम से अमेरिका ने अपने को संभालने का प्रयास किया। उसी तरह यहां पर मांग होने लगी। अब कहां पर? ये जो पॉलिटिकल रेडिकल्स जो थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करना शुरू कर दिए। बोल्शेविक पार्टी की तर्ज पर जर्मनी में भी किसकी स्थापना करना शुरू कर दिए? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना शुरू कर दिए। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करके ये क्या चाहते थे कि रसिया की तरह यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो और विकास हो। लेकिन वायमर ने इसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन यह दबने वाला नहीं था। अब देखो, अब आ गया हिटलर। अब किसका आ गया? पर्सनालिटी ऑफ हिटलर।
हिटलर भी वहां पर आ गया, जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने मैसेंजर का काम किया था, बहुत बहादुरी का काम किया था। लेकिन जर्मनी की हार हुई थी और उसको धक्का इसको बुरा लगा था और ये भी जो है सोशलिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेंबर बन गया और आगे चलकर वह जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की, जो आगे चलकर वही नाजी पार्टी का रूप धारण कर लिया। अब देखो पर्सनैलिटी हिटलर, हिटलर का व्यक्तित्व जो था बहुत ही अट्रैक्टिव था, चार्मिंग था, उसके बोलने की कला जो है बहुत ही अच्छी थी और उसके आवाज से लोग चाहते थे, झुक जाते थे इसकी ओर और वो चाहता 1923 में ही कि मैं क्या करूं, वाइमर इंपायर को हटा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब चुनाव हुआ तो मात्र उसको 2.5% वोट मिले थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। आगे जब चुनाव हुआ तो उसमें जो है 37% वोट आया और वहां पर एक बात हो गया था, जानते हो क्या, कि वहां पर एक आर्टिकल था 48 जिसके माध्यम से वहां का प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर सकता था, इमरजेंसी लागू कर सकता था। और इसी तरह 1933 में जर्मनी का जब चांसलर था कौन, हिंडनबर्ग, उसने हिटलर को न्योता दे दिया क्या करने का, कि आओ तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। और इसकी पहली बात बता रहे हैं कि चूंकि हिटलर का क्या था, अट्रैक्टिव में था, उसका कहना था कि यदि जर्मनी की जो स्थिति हुई है, वर्साई की संधि या हार हुई है, ये सारा कारण जो है वाइमर एम्पायर है। यदि सत्ता मेरे हाथ में आ जाए तो मैं जर्मनी को स्वर्ग बना दूं, रसिया का विभाग जीत दूं, स्विट्जरलैंड का एरिया जीत दूं और जीतकर इसको स्वर्ग बना दूं। भाई कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश जो है स्वर्ग बने। तो हर एक लोग इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे और एक इसके प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे, कौन थे, प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स, जो कि प्रोपोगेंडा अफवाह फैलाना कि हम ये कर देंगे, वह कर देंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन लोग जो है अट्रैक्ट हो गए और अंततः हिटलर जो है जर्मनी की शक्ति के केंद्र में आ गया। और पहले तो उसने काम क्या किया भाई, पहला काम उसने किया कि जो पोलैंड का जो सुडेटोलैंड एरिया है, जो बहुत माने धन संपत्ति से परिपूर्ण था, उस पर आक्रमण कर दिया। कौन, लोगों ने समझा कि भाई चलो अभी किया है आक्रमण, इतना ही नहीं किया। किसने सोचा कि जो ब्रिटेन वाले थे, फ्रांस जो था, ये सोचता चलो भाई इधर ही ना आक्रमण किया, इस एरिया में आक्रमण किया है, हमारे तरफ नहीं किया है। अगर हमारे तो जर्मनी है, तो पोलैंड है, इधर किया है, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। इन लोगों ने तुष्टिकरण नीति अपनाई, लॉ ऑफ अपीजमेंट, तुष्ट में करना, संतुष्ट करने की, खुश करने की नीति, खुश करने की नीति समझ रहे हो। जैसे मैं कहूँ अरे बेटा आओ मेरे पास, अब मैं जमकर पढ़ाऊंगा, अरे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मस्ती कराऊंगा, तो क्षण भर लेता आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बात में हानि करेगी। उसी तरह इन लोगों ने क्या सोचा, माने अगर कोई देश, शॉर्ट में समझो, यदि कोई देश किसी कमजोर देश पर आक्रमण करता है और दूसरा देश मौन समर्थक बन जाता है, उसको कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता, हस्तक्षेप नहीं करता है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तुष्टिकरण की नीति कहते हैं, लॉ ऑफ अपीजमेंट कहते हैं। परिणाम क्या होगा कि ये हिटलर ने क्या कर दिया, अब फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर जीत लिया, फ्रांस पर जीतकर फिर इधर आक्रमण कर दिया और यहां आक्रमण करने के बाद फिर से ये रशिया तरफ बढ़ गया, तो इधर भी आक्रमण कर दिया, मैंने ब्रिटेन पर लड़ना शुरू हो गया, ब्रिटेन पहले चौकस हो गया, चौकन्ना हो गया था, फिर इधर भी लड़ना शुरू कर दिया। और आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में 3 शक्तियां आ गई थी, जर्मनी में कौन था, हिटलर, और इटली में मुसोलिनी पैदा हो गया था। मुसोलिनी भी अलायंस पावर से नाता तोड़कर एक्सिस पावर में आ गया था, और ये जापान जो है, देखो जापान को, ये तीनों मिलकर ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व पर छा जाएंगे। लेकिन हिटलर द्वारा
रूस पर आक्रमण करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया। अगर वह रूस पर आक्रमण नहीं करता तो हो सकता था हिटलर आगे बढ़ सकता था, लेकिन इस पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, रशिया आगे बढ़ते गया और परिणाम पीछे हटते गया और यहाँ पर विपरीत परिस्थितियां आ गई। विपरीत परिस्थिति मतलब का क्लाइमेट चेंज हो गया, बर्फबारी होने लगी, राशन और पानी का अभाव हो गया, फिर पेट्रोल का अभाव हो गया। तीसरा जो है, अब हिटलर के जो सैनिक थे वह थक चुके थे लड़ते लड़ते। परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर इसने क्या कर लिया, रशिया ने इन लोगों को घेर लिया और हिटलर की हार हुई, मुसोलिनी की हार हुई और हिटलर जो है 1945 में अपने परिवार के साथ और वहीं प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कौन गैब्रियल के साथ आत्महत्या कर लिए लोग। उसी तरह मुसोलिनी का हार हुई और अब कौन था, ये कौन है, जापान, ये भी आगे बढ़ते जा रहा था, यहां तक भारत तक पहुंच चुका था। लेकिन उसी समय अमेरिका ही है, इसने क्या कर दिया, जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या कर दिया, बम फेंक दिया। लिटिल बॉय एंड फाइट मैन्स नाम के 2 परमाणु बम फेंक दिए और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। कहां का, जर्मनी, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई ताकि जो युद्ध के अपराधी हैं और सबसे ज्यादा कौन अपराधी था, जर्मनी था, उसको दंड दिया जाए। तो लोग डर गए थे वहां पर। अभी बताया आपको हेलमेट के पिता के बारे में, उनको डर था कि हम लोगों ने यहूदियों को मारा है, जिप्सियों को मारा है, बहुत से अपाहिजों को मारा है, अब हम बच नहीं सकते हैं। उससे अच्छा है जैसे कि हिटलर ने अपने को मार डाला। उसी तरह इन्होंने कहा कि भाई अब ऐसी स्थितियां नहीं हो पाएगी, हम मर जाना ही अच्छा है और वो अपने को मार लिए थे। उसी तरह लेकिन इन्होंने दंड तो दिया, बहुत से लोगों को जेल में डाला, लेकिन मात्र 11 लोगों को ही अपराधी घोषित किया और इस तरह ये सोचा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह अगर जर्मनी में फिर से वर्साई की संधि की तरह संधि की जाती है तो फिर वही स्थिति होगी जो थर्ड वॉर लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे कि ऐसी स्थिति हो। ऐसे जर्मनी को आपको 4 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में जर्मनी का कुछ पूर्वी पोर्शन जो है कौन ले लिया, रशिया ले लिया और इधर का पश्चिमी पोर्शन जो है, पश्चिमी भाग वाला एरिया जो है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ले लिए। लेकिन आगे चलकर ये शांत हो गया। अब हम देखेंगे कि नाजियों की विदेशी स्थिति, वैदेशिक जो नीतियां थी वह कैसे थी, किस तरह से नाजी जो है आगे बढ़े थे। लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको कल। फिर मिलेंगे। जय हिंद।